मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो सिलेबस निर्धारित है उसके आधार पर मैथ विषय का सलूशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और यूपी टेट और सीटेट में जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इस चैनल द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। यूपी टेट नवंबर 2018 के गणित विषय के प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें 15 प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा और शेष इस वर्ष के क्वेश्चन पेपर का अगले वीडियो में 15 प्रश्नों का सलूशन दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले मैं मान लें कि ये भुजा घन की एक भुजा की लंबाई a है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 6a² होता है। अब इस घन की जो भुजा a थी उसकी लंबाई दुगनी कर दी गई तो अब घन की भुजा हो जाएगी 2a। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये 6a² होता है तो a की जगह हम 2a लिखेंगे। 6 × 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a², 4a² × 6 ये हो जाएगा 24a²। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ में जो वृद्धि हुई वो हुई, ये हो गया 24a² में से 6a² हम घटाएंगे तो 18a² आएगा। ये घन के संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि हुई। संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई 18a² कितने में हुई, 6a² में हुई। 18a² डिवाइडेड बाई 6a² इंटू 100। यहाँ पर a² से कटेगा और 6 जो है 6 के 6 और 6 त्रिक 18 होगा, 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर 300% आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/1 हो तो a + b + 2c/b का मान कितना होगा। यहाँ पर a/3 = b/2 = c/1 अगर हम k मान लें तो a की वैल्यू हो जाएगी a = 3k, b = 2k और c = k। अब a + b + 2c/b में a b c का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3k + 2k + 2k डिवाइडेड बाई 2k। k हम कोष्ठक के बाहर लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठक के अंदर बचेगा 3 + 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2k। यहाँ पर k से कट जाएगा और ये 3 2 5 2 7 होगा, 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.7 और इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का अद्वितीय हल हो। यहाँ पर x - ky -2, इस 2 को हम बराबर के बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा x - ky -2 = 0। इसी तरीके से 3x 6 2y, इस -5 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा +5 = 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये जनरल इक्वेशन इसका होता है a1x + b1y + c1 = 0 और इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा a2x + b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0, जहां पर ये जो A1 है वो x का गुणांक है, B1 है y का गुणांक है इस समीकरण में। तो यहां पर A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू माइनस के, और A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2। इसका एक जो अद्वितीय हल है कि A1 बाई B1 इज नॉट इज इक्वल टू A2 बाई B2। अब यहाँ पर A1 B1 A2 B2 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस के इज नॉट इज इक्वल टू 3 बाई 2, या ये -3 के, ये 3 गुणा करेंगे इसका हम, -3 के इज नॉट इज इक्वल टू 2, या k इज नॉट इज इक्वल टू -2/3। तो ये इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो k इज नॉट इज इक्वल टू -2/3। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A किसी काम को 6 दिन में करता है, B उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, C उसी काम को पूरा उतना ही समय लेता है जितने समय में A और B मिलकर करने में काम को पूरा करते हैं। B और C मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न में हम पहले ये देखते हैं कि A का एक दिन का काम कितना है। अगर ये पूरा काम 6 दिन में करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि यह एक दिन में 1/6 काम करेगा। B पूरे काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन का काम इसका होगा 1/8। और A और B का एक दिन का काम 1/6 और 1/8 को हम जोड़ेंगे, इसका LCM 24 आएगा। और यहाँ पर 6 चौक 24, 4 आ गया, 8 त्रिक 24, 3 आ गया, 4 3 7, 7/24 होगा। तो C का एक दिन का जो काम होगा, यही जो है C का एक दिन का काम होगा। अब A B C के एक दिन का काम सब मालूम है। अब प्रश्न में पूछा गया है B और C मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो B प्लस C का एक दिन का जो काम होगा वो होगा B का एक दिन का काम 1/8, C का एक दिन का काम 7/24। दोनों को जोड़ेंगे, LCM 24 आएगा, 8 त्रिक 24, 3 आएगा यहाँ पर, 24 1 24 और 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 3 + 7 = 10, 10/24 होगा। यानी इसको अगर हम 2 से काटें, यहाँ पर आएगा 5 और ये होगा 12, तो आएगा ये 5/12। और B और C मिलकर उस एक दिन में अगर ये करते हैं 5/12 काम, तो पूरा काम करने के लिए इसको हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा 12/5 दिन लेंगे, अर्थात 2 सही 2/5। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो 30 छात्रों का जो एवरेज था, एवरेज मार्क्स था, वो था 58.5। तो अगर इसमें हम प्रति छात्र जो है 58.5 है, तो 30 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे कि सभी के सभी छात्रों को मिला करके कुल कितने अंक प्राप्त हुए थे। तो कुल अंक प्राप्त हुए थे 1755। लेकिन इसमें त्रुटिवश 75, एक छात्र का 75 की जगह 57 अंकित हो गया था। तो इसमें अगर हम ये देखें कि अगर 75 होता, लिखना चाहिए था 75,
जोड़ना चाहिए था 75, लेकिन उसमें जोड़ा गया 57 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 अंक उसके इस प्राप्तांक में नहीं जोड़े गए। तो ये 75 में से 57 हम घटाएंगे तो 18 अंक आएगा, और इस 18 अंक को अब ये जो टोटल मार्क्स है इसमें हम जोड़ेंगे। 1755 में 18 जोड़ेंगे और इसमें 30 का जब भाग देंगे तो इसका सही माध्य निकलेगा, और ये आएगा 1755 में जब 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1773 डिवाइडेड बाई 30। ये आ जाएगा, यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे हम तो ये होगा 3 पचे 15 और 3 नवा 27 और 3 एक के 3 और यहाँ पर आएगा 10। तो ये होगा 551/10। जब 551 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दशमलव यहाँ मानेंगे हम, तो ये दशमलव जो है एक स्थान बाएं खिसक जाएगा और आएगा 59.1, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आएगा 59.1 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 3, 5, 6y एवं -3, 4 का जो केंद्रक है वो xy है, तो x एवं y का मान ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इसके जो केंद्रक का निर्देशांक होता है, अगर ये केंद्रक का जो x है अगर वो निकालें हम तो x = x1 + x2 + x3/3 और y = y1 + y2 + y3/3 ये केंद्रक होता है। x1 की जगह हम 3 रखेंगे, 3 प्लस x2 की जगह 6, x3 की जगह -3, तो 3 + 6 -3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 और 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, 6/3, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगा। y के लिए ये y1 5 + y + 4, तो ये हो जाएगा 5 + y + 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हम y = 9 + y/3। अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 3y = 9 + y, या 3y - y, इसको हम y को बाएं साइड में ले जाएंगे बराबर के, = 9, ये हो जाएगा 2y = 9, या y = 9/2, तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 9/2 होगी, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ax³ + bx² + x - 6 का एक गुणनखंड x + 2 है, और जब इस बहुपद में x - 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। a और b का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि इस व्यंजक का एक गुणनखंड x + 2 है तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर इस समीकरण में रखा जाएगा, तो x = 2 लिखने पर यह हो जाएगा a × -2 का क्यूब + b -2 का स्क्वायर + -2 - 6 = 0, या यहाँ पर -8a + 4b - 8 = 0, या -8a + 4b - 8 = 0, या इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -2a + b, और इस 8 की जगह हो जाएगा -2 - 2 को जब हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। x = 2 लिखने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो x = 2 लिखेंगे हम, तो इस व्यंजक की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा a
2 टू द पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 4b प्लस 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -4 और इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर -4 बराबर के उधर जाएगा, तो 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8, या इसमें भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन 1 है और दूसरा ये 2 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ें, ये -2a है, ये 2a है, दोनों कट जाएंगे और b प्लस b जुड़ेगा, 2b हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 4 या b इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, सपोज कीजिए कि हम b में रखते हैं, तो 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 जो है जब बराबर के उधर जाएगा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 2 होगी, इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो दशमलव संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या है यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं शांत अनावर्ती दशमलव, इसमें जैसे 1/2 है, 1/2 में जब हम 1 में 2 से भाग देंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी 0.5 इसका आंसर आएगा, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। 2 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3 आएगा। 2 में 4 से भाग देंगे 0.5, 2 में अगर हम 25 से भाग देंगे तो 0.08 आएगा। तो इसको हम शांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि अगर कोई भी भिन्न है जिसके हर में या तो 2 या 2 का गुणज हो या 5 या 5 का गुणज हो या 5 और 2 दोनों का गुणज हो, तो ऐसे भिन्न शांत अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। इसमें कोई भी शेष नहीं बचता है और इसे हम टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। दूसरा अशांत आवर्ती, जिसे हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। इस प्रकार के जो दशमलव संख्याएं होती हैं उसमें ये दशमलव के बाद जो है एक नंबर या कई नंबर रिपीट होते हैं। जैसे 1/3 है, इसमें शेष बचता है, 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.3333, इस तरह से ये 3 का रिपीटिशन हो रहा है। तो एक तो ये अशांत होगा और दूसरा ये जो है रिपीट होगा, आवर्ती होगा, रेकरिंग के रूप में होगा। इस प्रकार की संख्याओं को हम यहाँ पर बार लगा देते हैं, यानी ये संख्या रिपीट हो रही है। दूसरा है 1 में अगर हम 7 का भाग दें तो आएगा 0.142857, फिर 1428557, यानी यहाँ पर 1428557 ये बराबर रिपीट हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार के जो दशमलव होते हैं ये परिमेय संख्या होती है। अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्या जिसके दशमलव प्रसार की निरंतर पुनरावृत्ति होने लगती है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये ए, जो एक जो है परिमेय संख्या है। अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या को
एक परिमेय संख्या भी कहते हैं। अब आपको ये भी जानने की जरूरत है कि दूसरा जो अपरिमेय संख्या है ये भी दशमलव में ही होते हैं, लेकिन ये अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे √2 है इज इक्वल टू होगा, इसका रूट अगर हम निकालें तो 1.4142135562। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसकी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये रिपीटेड एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे दशमलव को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 है तो इसकी वैल्यू है 1.7320508007, इसके आगे और बढ़ता जाएगा। तो ये भी कोई नंबर जो है एक पर्टिकुलर नंबर रेगुलर रूप से रिपीट नहीं होता। दिए गए चित्र में PAB वृत्त की छेदक रेखा और PT स्पर्श रेखा है। यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AB की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें PT एक स्पर्श रेखा है वृत्त का, और यहाँ पर PAB, यहाँ पर एक इसका एक सेंटर है इस वृत्त का। यहाँ पर PAB एक छेदक रेखा है जिसमें PA बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और PT ये बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और PA यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, PA बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए जो फार्मूला है वो है PT² बराबर PB, ये पूरी रेखा, इंटू PA। तो PT की वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA की वैल्यू 3 है तो 3 हम लिख देंगे, इंटू इस पूरी रेखा को हम लिख सकते हैं PA प्लस AB। तो PA प्लस AB होगा, जहाँ पर PA बराबर 3 है तो हो जाएगा 3 प्लस AB, या हो जाएगा ये 9 प्लस 3AB इज इक्वल टू 25, और 3AB इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16, या AB की वैल्यू हो जाएगी 16/3। तो AB की वैल्यू ज्ञात करनी थी ये, तो ये हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। यदि DAC बराबर 32, DAC ये एंगल 32 डिग्री है, और AOB एंगल AOB ये 70 डिग्री है, तो DBC की वैल्यू ज्ञात करनी है। DBC की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पर ये देखिए आप, DB एक सरल रेखा है, तो DB पर ये 180 अंश का कोण यहां पर बनेगा। चूंकि ये 70 ऑलरेडी है, इसलिए जो बचा हुआ हिस्सा है ये जो एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब यहां पर AOD यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। तो अगर हम ये कोण निकालना चाहें ADB या ADO, एक ही चीज हुआ, इस ADO की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इस त्रिभुज में 180 में से ये एंगल और ये 32 एंगल जोड़ करके हम 180 में से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस
110 प्लस 32 ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 142 डिग्री। 180 माइनस 142 ये आ जाएगा 38 डिग्री। तो ये एंगल जो है 38 डिग्री होगी। दिस एंगल इज 38 डिग्री। अब हम ये देखेंगे कि एंगल ADB 38 डिग्री है और इसका जो एकांतर कोण है वो है DBC। ये एकांतर कोण है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये भी 38 डिग्री होगा। और ये करेक्ट ऑप्शन जो DBC की वैल्यू पूछी गई है वो होगा 38 और इसका ऑप्शन C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि a टू द पावर m पावर n बराबर a टू द पावर m पावर n हो तो m का मान है। यहाँ पर a टू द पावर m टू द पावर n है तो इसकी वैल्यू होगी a टू द पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और ये होगा mn, a टू द पावर mn। चूंकि बेस दोनों का सेम है, a इसका भी बेस है इसका भी बेस a है, तो इसके जो पावर है इसकी तुलना किया जाए तो ये हो जाएगा m टू द पावर n बराबर m इंटू n की, या m को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा m टू द पावर n डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू n। और इस यदि m को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा m टू द पावर -1 और m टू द पावर n और m टू द पावर -1 ये हो जाएगा m टू द पावर n-1, ये बराबर हो जाएगा n के। अब दोनों के पावर अगर हम 1/, यहाँ पर पावर जो है दोनों साइड में पावर 1/n-1 कर दें तो इस पर भी पावर 1/n-1 होगा। और ये n-1 कट जाएगा तो ये बचेगा केवल m इज इक्वल टू n टू द पावर 1/n-1 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-1/5, 1-1/6, 1-1/7 ये सब का गुणा किया गया है इंटू 1-1/100, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 में से 1/5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4/5, 1 में से 1/6 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/6, 1 में से 1/7 घटाएंगे तो 6/7 आ जाएगा। और इस तरह से 1 में से जब हम 1/1/99 घटाएंगे जब तो आ जाएगा 98/99, और 1 में से जब हम 1/100 घटाएंगे तो ये 99/100 आ जाएगा। और ये 5 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, ये 7 से कटेगा और इस तरह से ये सारे कट जाएंगे यहाँ जो भी होंगे, और ये 99 इससे कट जाएंगे। यहाँ पर 98 होगा तो ये भी 98 भी कट जाएगा 98 से, और अब बचेगा केवल 4/100, ये 4/100 बचेगा और इसको हम काटेंगे 4 × 4, यहाँ पर आ जाएगा 25। अब ये होगा 1/25, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1 हो तो यह सत्य होगा। a x टू द पावर 100 इज लेस देन x टू द पावर 101, b x टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन x टू द पावर 101, x टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 1, x टू द पावर 101 इज ग्रेटर देन 1। इसमें से ये देखना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 जो है x से कम है और x की वैल्यू 1 से कम है, तो हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 से जो कम होगी वो हम 0.5 मान लेते हैं। तो 0.5 को हम 1/2 भी लिख लेंगे, और जब हम 1/2 के पावर 1 करेंगे तो 1/2 ही आएगा,
और इसका पावर जब हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये 1/2 है, पावर 1 होने पर पावर 2 किया तो 1/4 हो गया। तो 1/2 की वैल्यू है 0.5 और 1/4 की वैल्यू है 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी एक से छोटी संख्या पर पावर बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पर ये 0.25 0.5 से छोटा हो गया। अब अगर 1/2 पर पावर 100 है और 1/2 पर पावर 101 है, तो ये पावर हमने इस पर 1/2 का बढ़ा दिया तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर केवल 1/2 पावर 100 यानी किसी x, इसको अगर हम x, ये x है, x को ही हमने 1/2 माना था, x टू दी पावर 100 ये ग्रेटर होगा x टू दी पावर 101 के, यानी x टू दी पावर 100 इज ग्रेटर देन x टू दी पावर 101। तो केवल ये एक विकल्प इसका सही है, बाकी सभी विकल्प इसके गलत, क्योंकि इसका पावर कम है, इसका पावर ज्यादा है, तो ये वैल्यू छोटी होगी, लेकिन कहा गया है ये छोटा है, तो ये गलत है। यहाँ पर x टू दी पावर 100 है और ये कहा जा रहा है कि यह ग्रेटर है 1 से, जबकि x की पावर जो है जब 100 होगा, पावर 1 से छोटी वैल्यू x है, तो जितना ही पावर ज़्यादा होगा वो 1 से वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो ये वैल्यू इसकी छोटी है 1 से, इसलिए यह गलत है। यहाँ पर x टू दी पावर 101 है तो भी पावर चूंकि x पर पावर ज़्यादा है तो वो ये 1 से वैल्यू हमेशा ये छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो साधारण ब्याज बराबर दिया हुआ है मूलधन गुणे 2/5। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और यहाँ पर साधारण ब्याज की वैल्यू दी हुई है मूलधन गुणे 2/5, और ये बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू 8 इंटू समय बटे 100। अब ये मूलधन से कटेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 है तो 2 1 के 2, 2 चौके 8 होगा, यहाँ पर 4 आएगा, और 4 से जब हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब ये प्रश्न इस प्रकार से हो गया कि 1/5 इज इक्वल टू समय बटे 25, और समय बराबर, इधर केवल हम समय छोड़ दें, 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो समय बराबर 25/5, ये हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 वर्ष, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। यहाँ पर 33,275 का हम गुणनखंड करेंगे, चूंकि इसके अंत में 5 है इसलिए यह संख्या 5 से कटेगा, तो 5 से काटा गया तो 5 6 30, और 3 बचेगा, 3 में फिर 32 हो जाएगा, फिर 5 6 30, फिर 2 और 7 हो जाएगा 27, 5 5 25, और 2 बचेगा तो 5 5 25 होगा। फिर इसे हम 5 से काटेंगे, चूंकि लास्ट में इसके 5 है, जिस भी संख्या के अंत में 5 होती है वह 5 से अवश्य कटेगा, 5 हो या 0 हो, तो इसको ये 5 से कटना है इससे, तो 5 1 के 5, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और 5 1 के 5, तो ये 1331 आ गया। अब इसको हम देखेंगे कि ये किससे कटेगा, तो इसमें देखते हैं कि यदि जो ऑड और इवन
पर जो संख्या नंबर्स हैं, जो डिजिट हैं, यहाँ पर आड ए है और उसके बाद आड ए है, तो 3 1 4 हो गया। इवन प्लेस पर ये है, इवन प्लेस पर ये है, तो 3 1 4 ये हो गया। 4 में से 4 घटाएंगे, यदि शून्य आता है तो निश्चित रूप से वह संख्या 11 से कटेगी। तो ये संख्या 11 से कटना है, तो ये हो जाएगा 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 के 11 121 आ गया। और 11 से फिर ये कट जाएगा, 11 के 11 और एक बार जाएगा और 11 के 11, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। इसको पूर्ण घन होने के लिए यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे ये पूर्ण घन है, ये 11 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 गुणे 5 है, तो एक 5 की आवश्यकता और है, तो इस पूरे में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें, और यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और इससे रिलेटेड यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।